औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुल रब्बी ज़िदनी इल्मा। रिस्पेक्टेड स्टूडेंट्स, आज मुर्खा 16 सफ़रुल मुज़फ़्फ़र 1442 4 अक्टूबर सन 2020 बाफ़ज़ल रब्बी मजमूआ ताज़ीरात पाकिस्तान के दर्स को मज़ीद आगे बढ़ाते हुए चंद गुज़ारिशात। सबसे पहले बेटा, माज़रत के कुछ दिनों से दर्स नहीं दे सका, उसकी वजह कुछ प्रोफेशनल मसरूफियात थीं। हद्दुल वसी कोशिश की वक्त निकालूं, लेकिन मुमकिन नहीं हो सका। तो अब इंशाअल्लाह ताला कोशिश करते रहेंगे, शायद तसलसल ना रहे, लेकिन इसी तरह बेटा आप लोगों के साथ राब्ता बाफ़ज़ल रब्बी रहेगा। चंद गुज़ारिशात में बेटा ये है कि इम्तिहानात बिल्कुल करीब हैं आप लोगों के। उसकी बाबत पहले भी मुतअद्दिद बार बता चुका हूँ, लेकिन रिपीटिशन होती रहे, फिर आप लोग उस रिपीटिशन पर अपना मुशाहिदा शामिल कर लें तो काफ़ी हद तक मुस्बत नतीजे हासिल होते हैं। बेटा गुजारिश में ये है कि इम्तिहानात बिल्कुल करीब हैं, अपना टाइम टेबल, शेड्यूल, डिसिप्लिन, नज़्म ज़ब्त के ताबे चलें, रेस्ट पूरा हो। रोज़ अव्वल से यही गुजारिश कर रहा हूँ कि कम अज़ कम 6 घंटे मुसलसल सोएं। सदियों के ये तजर्बात हैं माहिरीन तालीम के, नफ्सियात के, मेडिकल के, कि जब तक रेस्ट मुकम्मल नहीं होगा सिर्फ अपने आप को राज़ी और खुश करने वाली बात है। सही तौर पर इल्म आप हासिल नहीं कर सकते। वॉक, एक्सरसाइज कर लिया करें, कम अज़ कम सुबह की 20 मिनट, 25 मिनट, आधा घंटा तेज़ अच्छी वॉक। शाम को कोशिश करें कि मगरिब से पहले खाना खा लें। शाम की भी 10 से 15 मिनट वॉक लाजमी करें, बिलखसूस खाने के बाद। नमाज 5 वक्त पढ़ें, रात को टाइम पर सो जाएं। जैसे पहले शेड्यूल बताया था, रात को 10 बजे सो जाएं, सुबह 4 बजे तक उठ जाएं। उसके बाद 9-10 बजे के बाद आधा घंटा घंटा अगर हो सके तो रेस्ट कर लिया करें, बहुत ज़रूरी है, माइंड फ्रेश हो जाएगा। उसके बाद फिर दोपहर को चाहे आधा घंटे की ब्रेक ले लें, 2 से 3 बजे तक। फिर उसके बाद रात को जल्दी सो जाएं। बेटा जो चीज़ पढ़ें अच्छे तरीके से पढ़ें, कंसेप्ट बना के पढ़ें। जब तक यकीन कामिल ना हो उस मौजू पर, सेक्शन पर, उस मजमून पर आगे ना जाएं। सबसे बेस्ट वे आप लोगों को बेटा जजमेंट बताया था, कानून का प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है, अप्लाइड लॉ है, सोर्स ऑफ जजमेंट। अगर लॉ साइट आप लोगों के पास नहीं है पीएलडी की, गूगल सर्च पर चले जाएं, पीएलजे पंजाब लॉ जर्नल हमारी पंजाब बार कौंसिल की वेबसाइट है। इस पर आप चले जाएं, गूगल में सर्च करेंगे ना, साइटेशन सर्च, बाज़ औक़ात आप लोगों को ये जो मेजर एक्ट है इसमें रेफरेंस कोड दिया गया होता है। बेटा पीएलडी और है, लॉ साइट पीएलजे और है। पीएलजे है ये हमारी पंजाब बार कौंसिल की, ये भी काफ़ी हेल्पफुल होती है जब पीएलजे की कोई साइटेशन, अक्सर ये सर एम महमूद साहब वाले मेजर एक्ट में इसके भी रेफरेंसेस होते हैं। और बाकी हमारी ऑनरेबल लाहौर हाई कोर्ट है, कराची हाई कोर्ट है, दीगर भी हमारी पाकिस्तान की हाई कोर्ट्स की वेबसाइट्स हैं जहां पर आप लोगों को मुतलका मवाद मिल सकता है। या फिर हमारी लाहौर की पंजाब जुडिशल एकेडमी की भी वेबसाइट है, वहाँ पर भी बेटा तहकीकाती मटेरियल बहुत ज़्यादा पड़ा हुआ है, तो आप लोग वहाँ से भी मुस्तफ़ीद हो सकते हैं। बात अब यहाँ से शुरू की थी
कि अच्छे तरीके से पढ़ें, जहाँ जो सेक्शन जो चैप्टर समझ ना आए बार बार पढ़ने के बावजूद भी, कि आप लोगों को उसकी सही बेटा प्रैक्टिकल एप्लीकेशन उस चैप्टर की प्लेस समझना है कि ये किन हालात में कहाँ लागू होता है ये सेक्शन या ये चैप्टर। उस पर जजमेंट बेटा उसका बेहतरीन सोर्स ऑफ लॉ है, सोर्स ऑफ अंडरस्टैंडिंग है, सोर्स ऑफ मेकिंग बेस्ट कंसेप्ट है। जब आप लोगों को जजमेंट की सही समझ आ जाएगी उससे मुतलका सेक्शन, उससे मुतलका चैप्टर पर, तो ये आप लोगों का इंशाअल्लाह ताला बाफजल रबी एक ऐसा इल्म होगा जो दैमी होगा, जिसमें मजीद आप लोग रिपीटेशन करते रहेंगे तो आप लोगों के एक यकीन में, तजर्बे में, वियन में मजीद से मजीद इजाफा होता जाएगा। बेटा कंसिस्टेंसी से पढ़ें, कोशिश करें ब्रेक ज़्यादा ना आए, कोशिश करें जैसे वो कोरोना वाला था ना कि घर से बाहर ना निकलें गैर ज़रूरी, कोई इंतहाई बहुत ज़रूरी हो तो फिर घर से बाहर जाएं, अदरवाइज बेटा बुक्स को ही टाइम दें। और सर नईम अरशद साहब के अल्फाज, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उन्हें गरीक रहमत करे, जन्नतुल फिरदौस में बुलंद मर्तबा अता फरमाए। तो उनका लेक्चर में भी ये बात है, ये नहीं मेरे खास इल्म में कि वो मजमूआ ताज़ीरात पाकिस्तान या कानून शहादत का था। ये फरमाते थे कि बेटा जो कंपटीशन का एग्ज़ाम है ना पूरी दुनिया में, ख़ासकर बिलखसूस पंजाब में, अभी हम सिर्फ जुडिशरी की बात कर रहे हैं, एक दफ़ा की मेहनत है, साल 6 महीने, 2 साल, 3 साल, ये तो अल्लाह को मंजूर के कब उसने आपकी मेहनत कबूल करनी है, वक्त का कुछ नहीं कहा जा सकता। हमारे ज़िम्मे, हमारी ज़िम्मेदारी इस वक्त बेटा सिर्फ मेहनत करना ही है, कोई ज़रूरी नहीं होता। आप लोगों को बता दूं कुछ ऐसे भी दोस्त हैं अब जज साहबान हैं, 2006-2007 से शुरू हुए थे जुडिशरी का एग्ज़ाम देना, हर साल सीट्स आती रहीं, मुसलसल वो लोग अपेयर होते रहे। इवन देन 2010 में हुए, 2010 के बाद 2014 का बैच आया था, 2015 का आया, उस दौर में वो लोग कामयाब हुए थे। अब आप लोग एक मोटिवेशन भी समझें, हकीकत भी इस बात को समझ लें, 5-5, 7 साल, 7-7, 8-8 साल वो लोग मुसलसल कोशिश करते रहे, बिल आखिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उन्हें कामयाबी अता कर दी। वक्त हालात का कोई पता नहीं होता, लेकिन बेटा जब नीयत खालिस होगी, आप लोगों का एक ऐसा इरादा होगा जो नाकाबिल तब्दील होगा, उस इरादे में, जज्बे में, जुनून में, शौक में, लगन में किसी तरह की कोई एक्सेप्शन नहीं होगी, तो फिर ये बज़ाहिर कहा जा सकता है कि बहुत जल्द आप लोगों को वो मकसद हासिल हो जाता है। बेटा फिर तजर्बात हासिल होते रहते हैं। अगर आप लोग साहबका किसी इम्तिहान में अपेयर हुए हैं, किस वजह से रह गए, आप लोगों को बहुत हद तक यकीनी हमें क्यों हम रह गए, तो आप लोगों के वीक एरियाज थे नाकामी के, क्या आप लोग सब्जेक्ट्स को तमाम को तैयारी में अभी प्रॉपर टाइम दें। बेटा प्रॉपर टाइम से आप ये मफहूम मुराद ले सकते हैं, कैसे कि उर्दू को, बेटा ये किसी सब्जेक्ट को ना आसान नहीं समझना, कोई पता नहीं होता। बाज़ औक़ात मैं आप लोगों को CSS की काफ़ी सारे दोस्त अहबाब हैं जिन्होंने इम्तिहान दिए, अल्हम्दुलिल्लाह कामयाब भी हुए, नाकाम भी हुए। मिसाल दे रहा हूँ जी, MA इंग्लिश है, MPhil किया हुआ है अंग्रेज़ी में, लेकिन हुआ क्या, सब में बेस्ट मार्क्स थे लेकिन अंग्रेज़ी में ही रह गए, ऐसे हालात हुए। उर्दू के शेर है ना कि घर को आग लगी घर के चिराग से, वो दोस्त ये शेर कोट करते थे। किसी सब्जेक्ट को इजी ना लें, उर्दू को प्रॉपर टाइम दें, एक एक चीज़ को अभी अच्छे तरीके से देख लें। और ये आप लोगों से गुजारिश है, कुछ स्टूडेंट्स का ये माइंड होता है बाज़ औक़ात कि जी ये आसान मजमून है, हमने इसको आखिर में करना है। नहीं बेटा, अब 24 घंटे एक क्लासिफिकेशन कर लें टाइमिंग की, पढ़ाई की,
रेस्ट सारा मुकम्मल शामिल कर लें, उसमें वॉक सुबह शाम की शामिल कर लें। फिर जो रेस्ट घंटे 2 का बनता है रात को 6 घंटे के अलावा वो भी शामिल कर लें। फिर बेटा थोड़ा थोड़ा टाइम तमाम मज़ामीन को देते रहें डेली बेसिस पर। इसकी एक मेडिकल रीज़न है कि अब से जो चीज़ थोड़ी थोड़ी आप लोग पढ़ते आएंगे वो एक हाफ़ज़े में कामलियत होगी, यकीनीपन होगा। उस मज़मून, उस चैप्टर, जो भी वो मौजू हो सकता है किसी मज़मून का, उसमें बेटा आप लोगों की इल्मी काबिलियत बहुत हद तक यकीनी होगी। अगर इमरजेंसी में मैं मिसाल देता हूँ, डेट शीट आ गई है, उस वक्त आप उर्दू को हाथ लगाएं, जनरल नॉलेज को हाथ लगाएं। बेटा जो हमारे तजर्बात हैं वो इल्म पुख्ता इल्म नहीं होता। बाज़ औक़ात आप लोग जी पढ़ लेते हैं जी मेरा उर्दू अब अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन तैयार है। मिसाल दे रहा हूँ कि 1 हफ़्ता पहले हाथ लगाते हैं, 2 हफ़्ते पहले हाथ लगाते हैं उस मज़मून को। बेटा वो दैमी कामिल तजर्बाती बुनियादों पर वो इल्म नहीं होता। सारा लुब-ए-लबाब इख्तिसार ये है अब की हमारी गुफ्तगू का कि तमाम मज़ामीन को थोड़ा थोड़ा टाइम दें, लेकिन कंसिस्टेंसी से समझ के साथ पढ़ें। कंसेप्चुअली बेटा पढ़ते जाएं, मशक बार बार करें, बार बार लिखें, जितना हो सके लिखें समझ के साथ। और अगेन एंड अगेन पहले भी कई दफ़ा बेटा गुजारिश कर चुका हूँ, मसलन पंजाब प्रीएम्पशन एक्ट है, रेंटेड प्रेमिसेस एक्ट है हमारा। बेटा एज ए होल आप लोग ना एक व्यू बनाएं। मसलन इसका पंजाब रेंटेड प्रेमिसेस एक्ट को देख लें, 2009 वाले को। इसके कितने सेक्शन हैं अंदाज़ा बेटा 25-30 हैं। अब आप लोगों के जहन में एक विजन हो कि ये मजमून किस चीज़ से बहस करता है, वही इल्मुल मंतिक, कि इसका मौजू क्या है, सब्जेक्ट क्या है, फ़ायदा क्या है, ज़ेर बहस इसमें कौन सी चीज़ें हैं। मिसाल दे रहा हूँ बेटा, टेनेंट और लैंडलॉर्ड, उनके ये रिलेशन को ज़ेर बहस लाता है ये कानून। उनके मसाइल क्या हो सकते हैं, आप खुद जहन दौड़ाएं। अब देखें ना, आप एक पेपर्स में भी आया हुआ है साहब का, बेटा एक किरायानामा है, रेंट डीड अपने तौर पर लिखें, ऑब्लिगेशन देखें लैंडलॉर्ड टेनेंट की क्या क्या है, दोनों अदालत में आ सकते हैं, रिक्वायरमेंट क्या है, 5% 10% पेनल्टी क्या है, फाइनल ऑर्डर क्या है। बेटा एज ए होल जो भाई जय साहबान बाद में बने हैं, साहब का जो अब ये नए सिलेबस के साथ 2 बैच आए हैं, उनमें से कुछ दोस्तों से गपशप हुई थी, पूछा था, उनका ये कहना था कि आप लोगों को बेटा एक सब्जेक्ट का कंसेप्ट पता हो कि ये सब्जेक्ट किस चीज़ को बहस करता है, उसकी बेसिक बुनियादी चीज़ों का इल्म होना ज़रूरी है। अब इन पेपर्स में बेटा फिलासफी ऑफ लॉ भी आ गई है, यकीन करें। अब वो एज ए होल किसी सब्जेक्ट का आपसे व्यू पूछ लेते हैं, उसके लिए भी काबिलियत होना इंतहाई ज़रूरी है। बल्कि भाई दा वे एक नई बात जो बेटा मेरे जहन में आई है वो आखिरी करके ना, उसके बाद फिर हम आज के दर्स की तरफ चलते हैं। एक दोस्त बता रहे थे, कह रहे थे एक डिस्ट्रिक्ट एंड सैन जज साहब हैं, वो ये बात कहीं कर रहे थे कि जब मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट एंड सैन जज साहबान ऑनरेबल हाई कोर्ट में मौजूद थे लाहौर, सिविल जजेस के पेपर्स की बेटा चेकिंग हो रही थी, तो उसमें एक हमारे हाई कोर्ट की बहुत ही काबिल एहतराम शख्सियत हैं, उनसे बैदा वे आपस में बातें हो रही थी, चेकिंग करने वाले और बाकी जो साहबान थे पेपर बनाने वाले, हमारे फाजिल डिस्ट्रिक्ट सैन जज साहब थे और कोई ऑनरेबल हाई कोर्ट के जज साहब भी थे, उनके दरमियान बात हो रही है। अब उनका ये फरमाना था कि जी पेपर कुछ लोग कहते हैं कि मुश्किल बनाए गए हैं या प्रैक्टिकल बेस्ड हैं, या इनमें फिलासफी ऑफ लॉ को भी शामिल कर दिया गया है सिलेबस में। बेटा फिलासफी ऑफ लॉ को यह है कि एज ए होल वो आप लोगों से व्यू पूछ लेते हैं इस कानून का, मसलन जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम एक्ट है इस तरह का। अब बेटा जज साहब जो ऑनरेबल हाई कोर्ट के थे वो ये फरमा रहे थे कि देखें जी बात है सीधी, अब हमने सिलेक्ट करने हैं जज साहबान इन पेपर्स से,
उनको हमने सिविल जज की सीट पर बिठाना है। अब उनके सामने पहले दिन कितनी फाइल्स होंगी, मिसाल दे रहे हैं बेटा, एक अदालत की पेंडेंसी है 1500, 2000, 2500 बेटा फाइल्स हैं मिसलिनियस। अगरचे सिविल में सिविल जज क्लास 3 होंगे सिविल जज साहब हमारे जो नए रिक्रूट होते हैं, मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास होते हैं, लेकिन साथ रेंट ट्राइब्यूनल भी हैं, फैमिली जज भी हैं, और आप देख लें CNSA को देख लें जो 9A में भी शामिल हैं। जुवेनाइल कोर्ट अगरचे नहीं है, सेक्शन 30 अब हैं जुवेनाइल कोर्ट, मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास साहब बेटा नहीं होते। अब जज साहब ये फरमाते थे कि जी एक ऐसे शख्स का हम इंतखाब कर रहे हैं जो सिविल जज साहब कहलाएंगे, उन्हें पहले दिन हम उस सीट पर बिठाएंगे। तमाम कैटेगरी ऑफ केसेस हैं, शूफे का भी है, प्रियम्पशन का, फाइनल बहस है पहले दिन जब आप सीट पर बैठे हैं। तो वो ये कह रहे थे कि जी इतना कैलिबर तो होना चाहिए ना कि बतौर सिविल जज वो केसेस को डिसाइड कर सकें। अब ये तो नहीं है कि हम 2-3 साल सिखाएं उसे, अब पहले दिन पहले महीने वो ऐसे फैसले कर दें। मिसाल दे रहे हैं बेटा, नेक नियति होगी, ईमानदारी होगी, सारी खसूसियात होंगी, लेकिन वो फैसला अगेंस्ट द लॉ हो 100%, पार्टी अप टू द सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जाए, तो क्या होगा इन नताइज में। इस बात को बेटा पॉजिटिव लें। रिमार्क्स सुनने में आते हैं दोस्त अहबाबों के, बेटा जो बड़ों के फैसले होते हैं ना हमेशा बेहतर होते हैं। फिर सिलेबस में ज़रा तब्दीली हो गई, आप PCS का सिलेबस निकालें 1984, 1988, सन 2000 के आप देख लें, बाद में भी PCS के थ्रू पेपर होते रहे। अब जहां तक मेरा अंदाजा है बेटा, शायद वो सिलेबस ज़रा ज़्यादा टफ है मौजूदा सिलेबस से, शायद अंदाजे वाली बात है या थोड़ा बहुत फ़र्क है। आप लोगों का टफ अब हो भी सकता है। बेटा अपने आप को ना एक्सीलेंसी लेके आए, काबिल इंसान बनाए। ज़रूरी नहीं है सिविल जज में, आप लोगों को वैसे ही मिसाल दे रहा हूँ। अगर सही काबिलियत एक्सीलेंसी आ जाएगी ना अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने, शायद आप लोगों के नसीब में जज हाई कोर्ट लिखा हो, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड जज साहब लिखा हो। बेटा अल्लाह के फैसले बाज़ औक़ात बहुत बेहतर फैसले होते हैं, बज़ाहिर हमें नहीं नज़र आ रहा होता अपना फ़ायदा, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो भी करता है हमेशा बेहतर करता है। ये कुछ बुनियादी चीज़ें थी, बड़े अरसे से एपिटाइज़र भी नहीं दिया गया था, सिर्फ हम आए थे इसकी तरफ कि पिछले आप लोगों ने लेक्चर्स मेरे देखे होंगे 2, 4, 5 बगैर किसी एपिटाइज़र के थे। कुछ स्टूडेंट कह भी रहे थे कि सर आप लोग अब एपिटाइज़र ख़त्म हो गया है, एपिटाइज़र नहीं आ रहा। तो ये चंद बातें थी, बार बार रिपीट करते रहें तो बेटा काफ़ी हद तक अफादियत फ़ायदा हासिल होता है इन चीज़ों से। अब ये 489F तक बेटा हमने अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन तरीके से पढ़ लिया था। उसके बाद है हमारा चैप्टर 19 ऑफ द क्रिमिनल ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स ऑफ सर्विस। बेटा वेरी सिंपल, ये आप लोगों को पहले मैंने पढ़ाया हुआ है। अब ये नहीं पता इसका कंटेक्स्ट क्या बनता है, सियाको सबक कैसे पढ़ाया था, किन हालात में, लेकिन ये मुझे अच्छे तरीके से याद है कि ये आप लोगों को पढ़ाया हुआ है। अगेन थोड़ा बहुत बता देता हूँ बेटा। अब ये सेक्शन है हमारा 491, चैप्टर 19 है ऑफ द क्रिमिनल ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स ऑफ सर्विस। ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट टू अटेंड ऑन एंड सप्लाई वांट्स ऑफ हेल्पलेस पर्सन। बेटा इसका ये है कि कोई इंसान अगर किसी के साथ कानूनी मुआहदा करता है, मुआहदा आप समझ लें एक हेल्पलेस है, अनसाउंड माइंड है, और इसके साथ बाई रीज़न ऑफ यूथ है, डिजीज़ बीमारी किसी भी वजह से कोई हेल्पलेस पर्सन है, उसके साथ कोई बंदा मुआहदा करता है कि जी मैं इसकी ज़िम्मेदारी उठाता हूँ खाने पीने की और दीगर जो ज़रूरियात बुनियादी हो सकती हैं उनकी हद तक। अगर वो बंदा जिसने ज़िम्मेदारी उठाई है अपने मुआहदे में नाकाम हो जाता है तो उसे सज़ा हो सकती है, कितने जी, 3 महीने तक, या जुर्माना वगैरह इसमें शामिल है।
और इसमें ज़रा आप लोग अमेंडमेंट बेटा आप खुद देख लीजिएगा, क्योंकि जो जदीद अमेंडमेंट्स हुई हैं 2019-20 की हद तक आप लोग देख लीजिए। वैसे इसका नहीं मुझे हतमी अंदाज़ा कि इसमें कोई तब्दीली हुई है या नहीं हुई, लेकिन बेटा आप ज़रा देख लीजिएगा। अब ये 100 रुपीज़ भी इसमें लिखा हुआ है जुर्माना, वो आप लोगों के ज़िम्मे है बेटा। बेसिक कंसेप्ट दे दिया है, सज़ा कितनी है, जुर्माना कितना है, वो आप लोगों के पास नए मेजर एक्ट होने चाहिए, उसमें देख लीजिएगा। ये कोई ऐसा नहीं है कि सवाल के इस पर मज़ीद सवाल पूछा जाए, बल्कि ये पूरा ही आप पीपीसी देख लें जो जदीद आपके पास नया है। और बाय द वे बेटा आप लोगों को एक बता दूं कि जो हमारे नए मेजर एक्ट है ना, जहां तक मेरे महदूद इल्म में आया है, सर एम महमूद साहब के या दीगर, सिविल कोर्ट्स ऑर्डिनेंस 1962 सिलेबस में शामिल है सिविल जज के, लेकिन उसमें बज़ाहिर जो थोड़ा सा मुझे नज़र आया कि बेटा जो इस वक्त पेक्यूनरी जुरिस्डिक्शन है सिविल जज साहब की, वो लेटेस्ट नहीं है शामिल। सिविल जज क्लास 3 10 लाख, सिविल जज क्लास 2 50 लाख, सिविल जज फर्स्ट क्लास अनलिमिटेड। ये बेटा ऑनरेबल हाई कोर्ट ने बाद में अमेंडमेंट की थी, इसका नोटिफिकेशन भी है, वो इंशाल्लाह ताला मुझे मिल जाएगा, मैं शेयर कर दूंगा। अब ये बात इसलिए बता रहा हूँ, अगरचे नए मेजर एक्ट हैं 2018, 19 या 20 के, उसमें बज़ाहिर मुझे नज़र नहीं आया। अगर दिए गए हैं तो बेहतर है, बासूरत दीगर आप ये मेरी गुजारिश, ये यकीनी बात है, कामिल बात है, इसको आप जहन में रख लें या करेक्शन कर लें। अगर जुरिस्डिक्शन का पेक्यूनरी जुरिस्डिक्शन का सवाल आ जाता है तो ये बेटा आप लोगों से मैं ज़िम्मेदाराना कह रहा हूँ, 10 लाख 50 लाख और अनलिमिटेड वाली बात जहन में रख लें। और ऊपर ज़रा थोड़ा सा चले जाएं, 5 करोड़ तक अगर सूट वैल्यूएशन है, जायदाद की मालियत लगा दी गई है दावे में, अगर सिविल जज फर्स्ट क्लास अब अंडरस्टूड बात है वो ट्राई करेंगे, उनके फैसले के खिलाफ अपील या रिवीजन अगर 5 करोड़ से ज़्यादा है मामला, तो ऑनरेबल हाई कोर्ट में बेटा अपील या रिवीजन जाएगी। ऑनरेबल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में अपील या रिवीजन ऑनरेबल सिविल जज फर्स्ट क्लास साहब के फैसले के खिलाफ नहीं जाएगा। भाई दावे ये मुझे बात याद आ गई तो सोचा आप लोगों को बता दूं। बेटा 490 पढ़ लिया हमने, उसके बाद आप देख लें ये 490 तो ओमिटेड है, 491 पढ़ा है। उसके बाद बेटा 492 है ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट टू सर्व एट डिस्टेंस प्लेस टू विच, ये भी ख़त्म हो चुका है। उसके बाद बेटा हमारा चैप्टर 20 है, इसको ज़रा गौर से देख लें, ऑफ ऑफेंसेस रिलेटिंग टू मैरिज। 493 सेक्शन कोहैबिटेशन caused by a man deceitfully inducing a belief of lawful marriage। बेटा पहले बताया था वुमेन प्रोटेक्शन एक्ट आया था जो मुझे याद पड़ता है 2007 में, जनरल परवेज मुशर्रफ साहब का दौर था पाकिस्तान में। तो आप उस वक्त ज़रा हिस्ट्री देख लें, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ थे या सदर पाकिस्तान बन चुके थे, तो थोड़ा सा ये इस वजह से दौर की बेटा बात करते हैं कि जब नए लाज वगैरह आते हैं ना, तो उस वक्त की अथॉरिटी थोड़ा सा जहन में रह जाती है। फिर और एक हकीकत है, इंटरनेशनल कम्युनिटी के साथ हमने चलना होता है। ह्यूमन राइट्स, बेसिक राइट्स जो होते हैं, फंडामेंटल राइट्स आप जिन्हें कहते हैं, जैसे जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम एक्ट है, बैनुल अक़वामी जब ह्यूमन राइट्स की बात होती है तो ममालिक को आपस में मशावरत की जाती है, तो इनके दरमियान आपस में सेटिंग होती है कि जी आप लोगों के मुल्क में ह्यूमन राइट्स की क्या सूरत हाल है। वो इस सिनेरियो में बेटा ज़रा देखा जाता है इन चीज़ों को। वुमेन प्रोटेक्शन एक्ट आया था, पहले आप अगर पुराने कवानीन देख लें सन 2000 से पहले वगैरह के, खवातीन पर FIRs होती थी जिना वगैरह की। तो फिर उसके बाद अब ये हुआ, आप लोगों को इख्तिसार के साथ बेटा ये बता रहा हूँ, अगर औरत या मर्द आपस में बदफेली करते हैं, FIR डायरेक्ट नहीं होती, इस्तगासा है, उसमें शरीयत आप CRPC को देख लें, ये 203 में आप लोग चले जाएं, उस पर रिक्वायरमेंट है इस्तगासा दायर होता है, डायरेक्ट FIR नहीं होती। अब 493 को आप देख लें, ये ओमिट हो चुका है। अब 493A को देखें, कोहैबिटेशन
caused by a man deceitfully inducing a belief of lawful marriage. Every man who deceitfully causes any woman who is not lawfully married to him to believe to believe that she is lawfully married to him and to cohabit with him in that belief shall be punished with rigorous imprisonment for a term which may extend to 25 years and shall also be liable to fine. बेटा इसमें जरा वुमेन प्रोटेक्शन एक्ट को देख लें, नए मेजर एक्ट्स को देख लें। कौन सा सेक्शन अब इस वक्त पाकिस्तान पिनल कोड का हिस्सा है, ये आप लोग जरा गौर से देख लीजिएगा। और दूसरा वो अगर मैं आप लोगों को बता दूं कि एफआईआर कहाँ होगी, इस्तगासा कहाँ होगा, बेटा उसमें फिर हमें सीआरपीसी की तरफ काफ़ी ज़्यादा जाना पड़ेगा, वो फिर हम अपने असल मौजू से हट जाएंगे। 493 ए को समझ लें आज के इस लेक्चर की बाबत कि कोई भी मर्द अगर, बेटा ये ना गुजारिश सुने, अब रेप में और कोहेबिटेशन में क्या फ़र्क है, उसमें वेरी सिंपल 376 बेटा हम पहले पढ़ चुके हैं। औरत की अगेंस्ट द विल आप देखेंगे, कंसेंट देखेंगे, बाई फोर्स देखेंगे, औरत की मर्जी के बगैर बदकारी करना 376 में आ जाता है, इसमें फोर्स का इस्तेमाल हो, डिसीट, उसे उसके आप इंग्रेडिएंट्स आप गौर से देख लीजिएगा। अब ये कोहेबिटेशन में पता है क्या, आप ना इसकी चैप्टर 20 की हेडिंग में आ जाएं, ऑफ ऑफेंसेस रिलेटिंग टू मैरिज। इसमें बदकारी मर्द करता है औरत को ना शादी का यकीन दिलाकर, कैसे, उसे बहला फुसलाकर कि जी आपकी हमारी शादी हो चुकी है, हालांकि दर हकीकत इंटरप्रिटेशन के हिसाब से वो शादी नहीं होती। इस सिनेरियो में आप ये बात बेटा समझ लें, बाकी बारीकियों में जानबूझ कर नहीं आ रहा, आप लोग ज़रा देख लीजिएगा, समझ जाए। अच्छा बेटा ये 493 ए है, उसके बाद 494 है मैरियंग अगेन ड्यूरिंग लाइफ टाइम ऑफ हस्बैंड और वाइफ। बेटा इसमें देख लें औरत का जो शरिया मुहम्मदी है, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद, औरत की अगर शादी इंटैक्ट है, पहली उसने तलाक नहीं ली, हस्बैंड जिंदा है, अगर औरत दोबारा शादी करती है तो वो शरन हराम है और जिना का इर्तकाब करती है बामुताबिक शरिया मुहम्मदी। मर्द पर भी कदगन लगा दी गई है। अब आप लोगों ने सिलेबस में शामिल है ये, बेटा ये तो होगा ना प्रोसीजरल लॉ, हमारा वेस्ट पाकिस्तान फैमिली कोर्ट एक्ट 1964। वेरी सिंपल, आप देख लें जैसे सीपीसी है ना हमारा प्रोसीजरल लॉ, फैमिली का भी 1964 एक प्रोसीजरल लॉ है। हकूक किन में बयान किए गए हैं आप देख लें, वेस्ट पाकिस्तान फैमिली कोर्ट ऑर्डिनेंस है हमारा 1961 का, रूल्स हैं 1965 के, रेजोल्यूशन वाला हो गया मुस्लिम मैरिजेस 1939। वो हकूक को बयान करता है, वो सब्सटेंटिव लॉ है। 1964 हमारा प्रोसीजरल है। ये इंशाल्लाह ताला अल्लाह ने जब मौका दिया, वो भी बेटा इन तीनों को ना, चारों को इंशाल्लाह ताला कभी पढ़ लेंगे, डिस्कस कर लेंगे जब अल्लाह ने मौका दिया। बेटा अभी वादा नहीं है वक्त का कब। तो ये आप लोगों से गुजारिश कर रहा था, भाई दावे वो बात बेटा याद आ गई तो सोचा कि आप लोगों को बता दूं। उसी में ही है मुस्लिम फैमिली कोड, अगर ऑर्डिनेंस 1961 को बेटा देख लें, अगर मर्द निकाहनामे में अपनी पहली शादी का जिक्र नहीं करता, पहली बात। दूसरी ये कि अपनी पहली बीवी की इजाज़त के बगैर दूसरी शादी करता है, तो इन हालात में पाकिस्तान का हमारा कानून मौजूद है, इस्तगासा होता है, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के इस पर जजमेंट भी मौजूद है, उसको सज़ा होती है। एज ए होल बेटा आप लोगों को वीएन बता दिया, लेकिन स्पेसिफिकली इस अब सेक्शन की तरफ हैं, इंटरमैंगल नहीं होना। जो मैं बता रहा हूँ एक एक बात को बेटा बहुत वाज़ेह कर रहा हूँ, इससे पहले कि आप लोगों का कोई सवाल आए। मुस्लिम फैमिली कोड ऑर्डिनेंस 1961 को बहुत गौर से देखना है। जो अब आप लोगों से गुजारिश कर रहा हूँ इसको 2-3 दफ़ा सुनना है।
उसके बाद सवाल आएगा वैलिड होगा बेटा। जवाब किसी वक्त भी मिल सकता है आप लोगों को, रेडी हूँ हर वक्त जवाब देने के लिए, लेकिन यूट्यूब पे आप लोग कमेंट्स ही नहीं करते जो लास्ट टाइम मैंने देखा था। हालांकि एक आप लोगों को बता दूं, मुझे यकीन कामिल था, आप लोगों ने व्हाट्सएप पे थोड़ा बहुत शायद अप्रिशिएट भी किया, लेकिन जब सवाल पूछे तो फिर उनका जवाब आया। आप लोगों को ट्रेडमार्क का बताया था, मुझे बहुत यकीन था, बड़ा दिलचस्प था और बड़ा नुमाया था, बहुत लिहाज से बेहतरीन मौजूए कानून है, प्रैक्टिस के हिसाब से भी। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने टाइम भी काफ़ी निकाला था, पहले तैयारी भी बड़ी अच्छी की थी, लेक्चर दिया, लेकिन कोई जवाब ही नहीं आया, सारे खामोश बैठे थे। ये भी थोड़ा सा हो सकता है, वो कहते हैं कि शायर होता है, शायर को अगर दाद मिलती रहे तो वो शेर कहता रहता है। फिर बेटा आप लोगों के अपने मसाइल हैं ना, खासकर पेपर सर पे हैं, ज़रूरी तो नहीं है ना आप लोग मेरा हर लेक्चर सुने या कमेंट्स करें या सवाल पूछें। माशाल्लाह आप लोग काफ़ी ज़हीन फ़तीन हैं, लेक्चर सुन के सारी समझ आ जाती है, लेकिन आप लोगों की अदम दिलचस्पी देखी ना, 100% कोई जवाब नहीं है। मैंने कहा चलो बच्चे अब आजकल पढ़ ही रहे हैं, तो अच्छी बात है, लेक्चर का क्या है। शुरू में ही कहा था कि बेटा ये तो एक गपशप समझें या अल्लाह के दीन की बातें करने का एक बहाना है। माशाल्लाह आप लोग पहले सब कुछ पढ़ चुके हैं, उस वजह से भी ये लेक्चर्स में आप दो लोग देख लें, क्योंकि दिल की जो सच्ची बात है वो मैंने कर दी है, अंदर कोई बात ना रहे। आप लोगों की अदम दिलचस्पी थी 100%, ना कोई कमेंट्स आए थे। फिर आप लोगों से गुजारिश की थी बेटा ये यूट्यूब की ना सर्कुलेशन ट्रैफिक जितनी ज़्यादा होगी ना, उतना ज़्यादा आम तालिब इल्म तक देखें। आप लोग तो एक चलो बाकायदगी से कंसिस्टेंसी से हमारे साथ चल रहे हैं, अब जो जूनियर लोग हैं या जिन लोगों तक ये हमारे लेक्चर्स नहीं पहुंचे, व्हाट्सएप तो बेटा एक बहुत ही आर्जी नाकाबिल यकीन सोर्स है, कब तक आप लोग अपने उसमें लैपटॉप में सेव करते रहेंगे, नहीं हो सकता ऐसा। तो यूट्यूब सबसे बेस्ट था, लेकिन आप लोगों ने ना सब्सक्रिप्शन में कोई इजाफा हुआ, जीरो, जहां तक थी वहां तक। बेटा अल्हम्दुलिल्लाह मेरे रब का बहुत एहसान है, ऐसा कोई मामला नहीं है कि उसमें बहुत ज़्यादा इजाफा हो जाए, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ बेटा ये फी सबीलिल्लाह था। आप लोगों से गुजारिश की थी अपने रिलेटिव्स वगैरह को कह दें, फ्रेंड्स को कह दें, आज तो माशाल्लाह हर घर में कम अज कम 5 से 10 एंड्रॉयड मौजूद हैं, यूट्यूब हर कोई इस्तेमाल कर रहा है। तो आप लोग अगर सब्सक्राइब ज़्यादा करेंगे, ट्रैफिकिंग ज़्यादा होगी, तो इसकी सर्कुलेशन बेटा उसी हिसाब से ज़्यादा होती जाएगी। लेकिन आप लोगों ने नहीं माना, नहीं सुना, कोई मसला नहीं है बेटा, लेकिन फिर भी तमाम बातों के बावजूद अल्हम्दुलिल्लाह हम आपके साथ चलेंगे जब तक अल्लाह ने मौका दिया, जहां तक बेटा हालात हुए। तो 494 को बेटा दोबारा देख लें, बातें और आ गई दरमियान में कि शरीयत का आप लोगों को बताया, मर्द अगर दूसरी शादी करता है पहली बीवी की इजाज़त के बगैर, सज़ा भी हो जाती है, जुर्माना भी हो जाता है। तो अब 494 को मजमूआ ताज़ीरात पाकिस्तान के सिनेरियो में बेटा ज़रा देख लें। हुएवर हैविंग अ हस्बैंड और वाइफ लिविंग मैरीज इन एनी केस इन विच सच मैरिज इज वाइड। अब देखें ना, आपसे जो सारी बातें पहले हुई हैं वो बेटा एज ए होल लॉ का कंसेप्ट डिस्कस हुआ है, लेकिन 494 में और बात आ गई है। इस वजह से गुजारिश कर रहा हूँ बेटा, सवालात फौरन पूछने की बजाय अच्छे तरीके से पहले लेक्चर को सुन लें, या जो मुतलका मौजू कानून में आप लोगों को रेफरेंस बता रहा हूँ उसको अच्छे तरीके से पढ़ लें, उसके बाद फिर सवाल की तरफ है। बेटा अब 494 को दोबारा गौर से सुने। मैरियंग अगेन ड्यूरिंग लाइफ टाइम ऑफ हस्बैंड और वाइफ, हुएवर हैविंग अ हस्बैंड और वाइफ लिविंग। अब जिसका शोहर या बीवी पहले जिंदा है, मैरीज इन एनी केस। अब देखें ना, इन एनी केस बहुत सारी बातें शामिल है, बहुत सारी। अब देखें ना एनी केस क्या है, सीआरपीसी की तरफ चले जाएं। बेल बिफोर अरेस्ट, हाँ कौन सा लफ्ज इस्तेमाल हुआ है, इन एनी केस है। फर्क क्या हुआ, एक्सप्रेस प्रोविजन कौन सी है बेल बिफोर अरेस्ट की, बेटा ये होते हैं रेफरेंसेस। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप लोगों को इस हद तक वियन दे दे कि बेटा अल्फाज आप लोगों के जहन में रहें कि कौन से कानून में कौन से अल्फाज का इस्तेमाल हुआ है। भागम भाग ना करें प्लीज, अच्छे तरीके से कंसेप्ट हर कानून का होगा, तो बेटा जो हमारा मुहतात अंदाजा है कामयाबी मिलेगी।
भागम भाग ये नहीं है कि जी फौरन मैं आज ये इतने ख़त्म कर लूँ, इतने ख़त्म कर लिए तो हो गया अल्हम्दुलिल्लाह, दोनों हाथ से ताली बजाई, मैं तो जब फ्री हूँ सारा ख़त्म हो गया है। हो सकता है कर लिया हो आपने ख़त्म। बेटा फिलासफी ऑफ लॉ जाएँ हर सब्जेक्ट पर, फिर आप लोग बरकत देखिएगा, अपना विजन देखिएगा, कंसेप्ट देखिएगा। अब मैरिज इन एनी केस का इस वजह से मेरे जहन में आ गया कि बेल बिफोर अरेस्ट के क्या ग्राउंड है, किन हालात में होती है। in which such marriage is void by reason of its taking place during the lifetime of such husband or wife। अब देखें एनी केस, जौजा ने दूसरी शादी कर ली, निकाहनामा, पहले वो ये समझती है कि जी मैं मिसाल दे रहा हूँ बेटा, तलाक हो गई है, हालांकि बाब मुताबिक कानून, हम सिर्फ अब कानून की बात कर रहे हैं, उसे तलाक नहीं हुई, मामलात काफ़ी ख़राब हो जाते हैं, इस्तगासा होगा या एफआईआर होगी, ये आप लोगों के ज़िम्मे है, ज़रा बेटा तहकीक कीजिएगा। हस्बैंड का देख लें, वाइड का लफ्ज़ इस्तेमाल है। अब इसमें जो मुहतात इंटरप्रिटेशन है, केयरफुल इंटरप्रिटेशन, कि पहली बेगम मौजूद है, दूसरी शादी वाइड, बातिल। अब अगर हस्बैंड पहली बीवी की इजाज़त के बगैर दूसरी शादी करता है, क्योंकि शरिया महमदी हमेशा अव्वल है, कुरान सबसे पहले, उसके बाद दीगर लाज। बेटा और खूबसूरत आप लोगों को मैं बात बता दूं ना, ये जजमेंट इंसान लिखता है, हमारे ऑनरेबल जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, हम जैसे इंसान ही हैं। हर दौर में फिर अपना व्यू होता है हर अदालत का। अब ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट क्या रिवाइज नहीं करते, अपने व्यूज करते रहते हैं। एफआईआर का देख लें, वेरी सिंपल बेटा, 2011 में एक व्यू आ गया कि एफआईआर 2 होनी चाहिए। वकुआ एक है, लेकिन अकरेंस एक हुआ है, मैं मिसाल दे रहा हूँ बेटा, झगड़ा हुआ है दो फ्रीकैन का आपस में, दो बंदे एक साइड के मर गए, तीन साइड बंदे तीसरी दूसरी साइड के मर गए। अब सेकंड वर्शन आ गया, दो वर्शन हो गए, कॉन्ट्रोवर्शन आ गया। अब वकुआ एक ही है। 2011 से पहले एफआईआर सिर्फ एक होती थी, चाहे वर्शन जितने भी हों, लेकिन 2011 के बाद ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने कह दिया कि जी एफआईआर 2 होनी चाहिए अगर सेकंड वर्शन काउंटर वर्शन आ जाता है। उसके बाद बेटा देखें, जो भी मिसाल दे रहा हूँ ना आप लोगों को, कि वकुआ हुआ, दो बंदे मर गए एक पार्टी के, तीन बंदे मर गए दूसरी पार्टी के। 2011 के बाद एफआईआर 2 हुई। कैसे? उस वकुए की एक पार्टी ने पहले एफआईआर करा दी, बेटा मिसाल दे रहा हूँ 212 बटा 2012 सन। अब सेकंड जो पार्टी है उसका एफआईआर नंबर है 213 बटा 2013। मिसाल दे रहा हूं बेटा, 2011 के बाद दो वर्षन, दो एफआईआर। उसके बाद क्या हुआ फिर? अब ये वो इंशाल्लाह ताला मैं ज़रा तहकीक करूंगा, 2017 18 या 19 में ही है बेटा। और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का व्यू आ गया कि जी वर्षन चाहे जितने भी हों, लेकिन एफआईआर एक ही रहेगी। बेटा ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का, ऑनरेबल हाई कोर्ट का व्यू तब्दील होता रहता है। इंसान हैं जो दर हकीकत वकला साहबान की सही असिस्टेंस नहीं होती कि दीगर कानून क्या मौजूद है, शरिया क्या कहती है, या उस पर पहले फैसला जात क्या है। इस वजह से फिर लॉ रिवाइज होता है, जजमेंट फिर और आ जाती है, पहले व्यू और था। अब ये इस सिनेरियो में कह रहा हूँ। अब ये देखें ना कम्पिटेंसी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जजेस की, बेटा दुआ किया करें, कम अज़ कम मेरे आप लोगों से गुजारिश है काजी के लिए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के ना बहुत बरगज़ीदा लोग होते हैं जज साहबान, अल्लाह के बहुत करीब होते हैं। मेरा तो ये ईमान और यकीन है कि अगर आप लोगों ने कोई दुआ कबूल करानी है ना, किसी जज साहब से कहें कि जब वो सीट पर बैठे तो आप लोगों के हक में दुआ करें। फिर बेटा वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के बहुत करीब होते हैं, बहुत ज़्यादा उनकी दुआओं में असर होता है। आप ये देख लें कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपनी सिफ़त में से एक सिफ़त उनको दे दी है। अल्लाह वाला काम वो लोग दुनिया में कर रहे हैं, इंसाफ का। तो बात हो रही थी बेटा शरीयत की।
कुरान में जो है मर्द दूसरी शादी कर सकता है, 4 शादियों तक मर्द को इजाज़त है। फिर इंटरप्रिटेशन है फुकहा की कि अगर वो इंसाफ करे, इंसाफ भी बेटा लाजमी है। मर्द की जो दूसरी या तीसरी शादी होगी ना बेटा वो वैलिड होगी, औलाद हलाल होगी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मर्द को अख्तियार दिया है, औरत को अख्तियार नहीं दिया पहले मर्द की मौजूदगी में दूसरी शादी का। और बात आप मर्द की मिसाल समझ लें। अब वाइड होगी मैरिज मर्द की दूसरी बेटा किन हालात में, शरीया मोहम्मदी को साथ ले आए। वो बेटा वो इन हालात में होती है कि अगर पहली बेगम मौजूद है मर्द की, तो मर्द उसकी बहन से शादी कर ले, अपनी पहली बीवी की बहन से शादी। अब ये वाइड है, भांजी से शादी कर ले बीवी की, मिसाल दे रहा हूं, बात को खोलूंगा बाद में। या जो मर्द की प्रोहिबिटेड डिग्री है, बहुत अदब के साथ मिसाल दे रहा हूं, अगर कोई मर्द, मैं कहता हूं कि ये एक इंतहाई गैर शरई बदकारी होगी मर्द की, ये अपनी भांजी से भतीजी से शादी कर ले, सगी बदकारी है ये बेटा, वाइड है। शरिया मोहम्मदी के ताबे वाइड मैरिज है, कभी ये इरेगुलर भी नहीं है, ये रेगुलर कभी भी नहीं हो सकती, बातिल वाइड एब इनिशियो है। इस तरह की शादी अगर प्रोहिबिटेड डिग्री से मर्द कर ले, लेकिन उस पर जो पहले अपनी बेगम की भांजी से कर ले, बेगम की बहन से कर ले, उस पर फिर बेटा शरिया आप लोग पढ़ ही चुके हैं। बाय द वे वैसे ये वाइड का लफ्ज जहन में आ गया तो इस वजह से बेटा आप लोगों को ये बताया है। अगर मर्द इस तरह का इर्तकाब करता है या औरत करती है, वाइड मैरिज होगी तो 7 साल तक बेटा सजा हो सकती है। ये है जी हमारा 494, इसको पढ़ा है। अब ये देखें ना एक्सेप्शन क्या है, दिस सेक्शन डज नॉट एक्सटेंड टू एनी पर्सन whose marriage with such husband or wife has been declared void by a court of competent jurisdiction। अब ये देख लेना, दिस सेक्शन एक्सटेंड नहीं होगा टू एनी पर्सन जिसकी शादी हस्बैंड या वाइफ है अब वाइड हो चुकी है बाई कोर्ट ऑफ कॉम्पिटेंट जुरिडिक्शन। बेटा देख लें, वाइड मैरिज डिक्लेयर करना बहुत बड़े से बड़ा रूटीन के आर्डर होते हैं, लेकिन अगर शरिया को देखा जाए ना, जाय साहबान को बड़ी बातें देखनी होती हैं, बड़ी सोचनी। अब बाय द वे मैं आप लोगों से बात कर रहा हूँ, अब बच्चे पैदा हुए हो चुके हैं शौहरा से, अब जाय साहब के लिए बहुत बड़ा इम्तिहान होगा दर हकीकत, बच्चों का क्या होगा, माशरे को, मुसलमान कलमा गो हैं, बारोज़ महशर क्या होगा। इन हालात में ना बेटा अदालतें बहुत एहतियात से काम लेती हैं, हद से ज़्यादा। इवन दैन डीएनए का मामला आ गया था ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, हमारे वलीउल्लाह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बहुत बड़ी रहमत, कामिल मुर्शद हमारे सर जवाद एस ख्वाजा साहब का फैसला मौजूद है जब आप जज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान थे। बेटा डीएनए पर मामला आया तो ये आ गया पली नीचे, जो बेटा ये जजमेंट मुझे सारी याद नहीं है, थोड़ी बहुत याद है कि जी बाप ने इनकार कर दिया कि ये मेरी औलाद है, दरख्वास्त दी गई डीएनए कराया जाए, तो दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने खारिज कर दी कि नहीं, कुछ पॉलिसी मैटर होते हैं ना, अल्लाह का कुछ हुक्म होता है कुछ मामलात में जिसमें इस हद तक मर्द को जाने की इजाज़त शरीयत में नहीं है। अगर औरत कह रही है उस दौरान में बच्चा पैदा हो गया है, सारे सबूत पहले आ गए हैं, तो मर्द इस तरह की बदनीयती नहीं कर सकता। ये था फैसला जो मुझे थोड़ा सा याद आ रहा है। बेटा ये वाइड बाई कोर्ट ऑफ कॉम्पिटेंट जुडिक्शन से अगर बच्चे वगैरह नहीं हैं तो फिर शायद उन हालात में जब हतमी फैसला करना मजबूरी हो तो फिर कर दिया जाता है, कोई बड़ी बात नहीं होती। अब देख लें और बेटा आगे क्या आ रही है बात, नॉट टू एनी पर्सन हु कॉन्ट्रैक्ट्स अ मैरिज ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ अ फार्मर हस्बैंड और वाइफ, इफ सच हस्बैंड और वाइफ एट द टाइम ऑफ द सब्सिक्वेंट मैरिज shall have been continually absent from such person for the space of 7 years and shall not have been heard of by such person as being alive within that time, provided
The person contracted such subsequent marriage shall before such marriage takes place inform the person with whom such marriage is contracted of the real state of facts so far as the same are within his or her knowledge। बेटा अब इस पर और बात आ गई है। अब आज की ये आखिरी बात है, लेकिन बात बहुत ही अहम आ गई है। अब ये है सबका पेपर्स मैं देख रहा था सिविल जज के पीसीएस के बेटा। अब उसमें ये आया कि जी पाकिस्तान पिनल कोड, कानून शहादत आर्डर और क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, इनका आपस में क्या इंटरलिंक है। उसमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान या ऑनरेबल हाई कोर्ट्स ऑफ पाकिस्तान, ऑनरेबल लाहौर हाई कोर्ट लाहौर है, उनके फैसला जात की रोशनी में बताएं। इंतहाई अहम सवाल, बेसिक सवाल, शायद सुनने में आप लोगों को मुश्किल या दिक्कत होगी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह बाफजल रबी आज मैं फ़ख्र से कह सकता हूँ हमारे एडमन की टीम कमाल है। सर बाबर साहब का अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इनको बहुत ज़्यादा इज़्ज़त दे, बाकमाल लोगों का इंतखाब किया है। अब इस सवाल की मुझे उम्मीद और यकीन है, और ये सवाल है मेरी बहन एडमन साहबा जिनकी बेटा मैंने बहुत तारीफ की थी, नाम जहन में नहीं आ रहा, उनसे ये यकीन है कि वो ये सवाल का जवाब देंगे। बेटा आज की असाइनमेंट समझ लें, इस पर इंशाल्लाह ताला फिर मैं डिस्कस भी करूंगा। केस ला भी मैं नहीं बता रहा, हिंट नहीं दे रहा आप लोगों को, खुद ही ढूंढें, खुद ही तलाश करें, आप लोगों को पता चलेगा रिसर्च क्या होती है। पीपीसी, सीआरपीसी और कानून शहादत का आपस में क्या ताल्लुक है। आप देखें, आप लोगों ने फैसला करना है बतौर मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास। 337A2 है, बहस अखीर है, नए हमारे जज साहब हैं, पहला दिन है अभी पोस्टिंग का, पहला हफ्ता है। फाइल जब सामने रीडर साहब ने रख दी, बहस अखीर, फाइल को देखा 337A2, क्या करेंगे। यही तो ऑनरेबल जज हाई कोर्ट साहब का ये व्यू था कि जी जज की सीट पर बिठाना है, बहस अखीर भी हो सकती है प्रियम्पशन पर या 337A2 पर। इस हद तक का बेटा कैलिबर होगा तो दुरुस्त फैसला होने का यकीन हो सकता है। ये प्रपोजिशन आप लोगों के जिम्मे है। कम अज कम ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के ना 2 से 3 फैसला जात आप लोग ढूंढें जिसमें इन तीनों का इंटरलिंक्स हो। ये असाइनमेंट क्यों जिम्मे लगाई है। अब इसके साथ ही आज के दर्स की बेटा इजाजत चाहूंगा। 7 साल का कोई है चक्कर इसमें, शरिया में कहीं दिया गया है, डिवोर्स के कोई ग्राउंड है 7 साल तक हस्बैंड का पता ना हो, या कानून शहादत आर्डर में कहीं 7 साल का जिक्र है, वो कुछ और हवाले से है। बेटा ये हैं चीजें, जब इंटरलिंक करना कानून को आ जाएगा ना रेफरेंस के हिसाब से, फिर वहां से एक्सीलेंसी आ जाएगी, वहां से बेसिक कंसेप्ट आएगा कि ये लॉज आपस में किस तरह हरकत कर रहे हैं, इन लॉज का आपस में क्या गहरा ताल्लुक है। भाई दावे यही प्रपोजिशन बता दी, आज टाइम भी जरा ज्यादा ले लिया, लेकिन ये बेटा बातें बहुत जरूरी हैं। जरूरी नहीं है आप लोग यूट्यूब पे कमेंट करें या सब्सक्राइब करें चैनल को, आगे दोस्तों को कहें, कोई ज़रूरी नहीं है बेटा, क्योंकि आप लोग आजकल बहुत बिजी हैं। इसका रिप्लाई भी ना करें, लेकिन वो लोग करें जो समझ गए हैं, ठीक है ना। बहुत शुक्रिया, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप लोगों को बेटा बहुत इज़्ज़त दे। इन गुजारिशात के साथ इजाज़त चाहूँगा, अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। बहुत शुक्रिया बेटा, अल्लाह हाफिज़, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।